अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सब कैसे हैं एंड आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद असद एंड मोस्ट वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल। दोस्तों इस चैनल पर मैं एक लेक्चर सीरीज़ अपलोड करने वाला हूं जिसमें मैं आपकी जो 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन सब एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 के साथ। और मैं जैसे कि आपको बता ही चुका हूँ कि इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर मैं सिर्फ एक्सरसाइजेज ही कवर करूँगा। इसके अंदर किसी किस्म की डिटेल मैं कवर नहीं करूँगा, कोई डेफिनेशन वगैरह, कोई फार्मूलाज के सोल्यूशन या फिर कोई एग्जांपल वगैरह मैं कवर नहीं करूँगा। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइजेज के साथ जो भी यानी कि एक्सरसाइजेज के अंदर जो क्वेश्चन है उससे रेलिवेंट पीछे अगर हमें किसी डिटेल में जाना पड़ा, कोई डेफिनेशन वगैरह उससे रिलेटेड देखनी पड़ी तो वहाँ पे हम वो डेफिनेशन समझेंगे। लेकिन इस तरह कंप्लीट डेफिनेशन मैं आपको नहीं समझाऊंगा, बल्कि एक गो थ्रू एक्सरसाइजेज का सोल्यूशन मैं आपको समझाऊंगा, एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये जो यूनिट है ये कम्प्लीटली मैट्रिसेस के बारे में डिस्कशन हुई है इसमें। एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा ये गया है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो आपको मैट्रिसेस यहाँ पर इस एक्सरसाइज में मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन है, उन सब मैट्रिसेस का आपने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं इसके लिए मैं ऑलरेडी शीट प्रिपेयर कर चुका हूँ ताकि हमें बार बार टाइम ना लगे शीट को प्रिपेयर करने में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम बाय एन। ओके है। एम का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज, एंड एन का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसकी रोज और कॉलम्स की तादाद उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाती है, जिसको हम एम बाई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 2/2। इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और इसी के साथ 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा 2/2। इसके बाद देखते हैं मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी में अगर हम देखें तो इसमें एक कॉलम है और कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं। ऑर्डर ऑफ डी इक्वल्स टू 3/1। देन उसके बाद हमारे पास सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम देखेंगे, इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ सी इक्वल्स टू 2/1। देन उसके बाद ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल्स टू 1/1। क्यों क्यों इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है। ऑर्डर ऑफ एफ वुड बी इक्वल्स टू 1/1। दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पर। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा ये गया है कि आपके पास ये सारी की सारी जो मैट्रिसेस दी हुई हैं, इनमें से कौन सी मैट्रिसेस आपके पास इक्वल है और कौन सी मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। जो मैंने शीट आपके लिए प्रिपेयर की है उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपके लिए लिख चुका हूँ कि ए मैट्रिक्स जो है वो सी मैट्रिक्स के इक्वल है। सबसे पहले हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं कि मैट्रिसेस की इक्वलिटी की क्या कंडीशंस हैं। मैट्रिसेस की इक्वलिटी की 2 कंडीशंस है हमारे पास। आप यहाँ पे इसको मैट्रिसेस इक्वलिटी भी कह सकते हैं या फिर आप इसको इक्वल मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। आपने इन 2 टर्म्स से परेशानी होना, दोनों का मतलब एक है, सिर्फ मैंने लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी। सबसे पहली कंडीशन है ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। अब ए के ऑर्डर से क्या मतलब है कि ए के अंदर जितनी रोज और कॉलम्स की तादाद है
बी के अंदर भी इतनी ही रोज़ और कॉलम्स की तादाद होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन ये है। देन उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों मैट्रिसेस के वो भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू बी। ए के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो बी के इक्वल होने चाहिए। सो क्वेश्चन से अब हम ये दोनों कंडीशन समझते हैं कि इन दोनों कंडीशन का क्या मतलब है। सो आते हैं यहाँ पर इसके सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन में सबसे पहले अगर हम ए मैट्रिक्स को देखें, ए इक्वल्स टू 3, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 1/1। ओके है, क्यों? क्योंकि इसमें एक रो है और दो कॉलम, एक रो है और एक ही कॉलम है। सी वाले मैट्रिक्स को सबसे पहले आप क्या करें, सॉल्व, विच इज़ इक्वल्स टू अगेन 3। देन उसके बाद इसका ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ सी इक्वल्स टू 1/1। एक रो है और एक ही कॉलम है इसमें। एंड देन उसके बाद दूसरा आप ये देख सकते हैं कि सी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट के बराबर है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारी दोनों कंडीशंस पूरी होगी। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 1/1, ऑर्डर ऑफ सी इक्वल्स टू 1/1। सो ऑर्डर भी दोनों का सेम हो गया और दोनों मैट्रिसेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे पास सेम हो गए। ए के अंदर 3 एलिमेंट है और सी के अंदर भी 3 हमारे पास नंबर है। सो दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो गए। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। f इक्वल्स टू 2 6, ऑर्डर ऑफ f इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास दो रोज हैं और एक कॉलम है, 2/1। देन उसके बाद g इक्वल्स टू 3 - 1, 3 + 3। सो g हमारे पास हो जाएगा 2 और 6। अब ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू, इसका भी ऑर्डर हमारे पास 2/1 हो जाएगा। एक रो है और दो, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड एक ही कॉलम हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इसमें एलिमेंट्स देखें, f के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है 2 और 6, और g के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है 2 और 6। f का अगर आप ऑर्डर देखें, f का ऑर्डर है 2/1 और जो g मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर आपके पास क्या है 2/1। सो g, f और g जो मैट्रिसेस है आपके पास, ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों मैट्रिसेस भी इक्वल हो गई। ओके, सो अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ए और सी तो हमने देख ली हैं। देन उसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स रह जाती है बी। सो बी मैट्रिक्स हमारे पास आई मैट्रिक्स के इक्वल है। इसमें सबसे पहले बी का ऑर्डर देखें तो बी का ऑर्डर आपके पास क्या आएगा 2/1, 1/2, यानी कि इसमें एक रो है और दो कॉलम्स हैं। यहाँ पे अगर आप आई का ऑर्डर देखें, आई के अंदर भी दो कॉलम्स हैं और इसी तरह एक ही आपके पास एक ही रो है। अब बी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट देखें 3 है और आई के अंदर भी एलिमेंट 3 है। बी के अंदर जो सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट है हमारे पास वो 5 है। और इसी तरह अगर आई के सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट देखें वो भी आपके पास क्या है 5 है। इसी तरह इसमें एक मैट्रिक्स है जो कि इनमें से किसी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है और वो एक मैट्रिक्स है आपके पास डी में ए के इक्वल नहीं है। सबसे पहले इनका ऑर्डर ही आपस में मैच नहीं होता है। ए का ऑर्डर 1/1 है और डी का ऑर्डर आपके पास 1/2 है। इसी तरह अगर आप इसका बी के साथ इसका कंपैरिजन करें, डी मैट्रिक्स को अगर बी के साथ कंपेयर करें तो इसमें ऐसा है कि ऑर्डर दोनों का सेम है लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है दोनों मैट्रिसेस की, वो सेम नहीं है। जैसे कि बी के फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास 3 है और डी के फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास 5 है। इसी तरह बी के सेकंड पोजीशन पे आपके पास 5 है और डी के सेकंड पोजीशन पे आपके पास 3 है। सो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ सेम नहीं है। सो अब इसके बाद अगर आप ई एच और जे इन मैट्रिसेस के ऊपर अगर आप फोकस करें तो ये तीनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसे कि आप जे मैट्रिक्स को सॉल्व करें, जे मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर ई और एच आ जाएगा। सो ई एच और जे का ऑर्डर भी सेम है। ई एच और जे के अंदर जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी आपके पास सेम है। सो होप सो फ्रेंड्स, आपको जो
ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में से कोई कन्फ्यूजन है या फिर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताइएगा। मैं ये वीडियो फिर से रिफैक्टर करके आपके लिए दोबारा अपलोड कर दूँगा। सो इस एक्सरसाइज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा क्या गया। सो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया ये गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। सबसे पहले ये जो आपके पास ये पूरा क्वेश्चन है ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे कि आपने 8th क्लास में या फिर इससे छोटी क्लासेस में आपने इक्वेशन सॉल्व की होंगी। सो वहाँ पे तो सिंपल लीनियर इक्वेशन होती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व किया हुआ है और हमने इनमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो आते हैं शीट के ऊपर और शीट के ऊपर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशंस बना लेंगे ए प्लस सी इक्वल्स टू, और दूसरा ये देखना है ए प्लस सी आपके पास ए 0 के इक्वल, ए प्लस 2 भी इसके इक्वल, क्योंकि ए प्लस सी फर्स्ट पोजीशन पे है और इक्वल के साइड पे जो मैट्रिक्स है आप उसको उसकी फर्स्ट पोजीशन के इक्वल कर देंगे। ओके है। सो इक्वेशन हम इस तरह बनाएंगे, ए प्लस 2 भी इक्वल्स टू -7, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी सी -1 इक्वल्स टू 3, थर्ड इक्वेशन 4d - 6 इक्वल्स टू 2d, फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा सुटेबल सॉल्व होने वाली इक्वेशन इनमें से कौन सी है, वो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आपके पास है c -1 इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 3 + 1, देन आपके पास c इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें c इक्वल्स टू 3 + 1, इसके बाद अगर आप आगे आएँ c इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 4, और आपको ये रूल पता ही होगा कि c -1 यानी कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो 1 है वो माइनस हो रहा है, जब ये इक्वल के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वहाँ पे जाके अपने साइन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। सही है, ये रूल आपको ऑलरेडी पता होगा जो कि अलजेब्रा का सिंपल सा रूल है। इसके बाद आते हैं सो यहाँ पे अब हमारे पास कौन सी और इक्वेशन सॉल्वेबल है। सी की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, अब सी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा पुटिंग c इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। सो a प्लस सी इक्वल्स टू 0, a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो जाके उधर जाके माइनस हो जाएगा, a इक्वल्स टू -4, और a की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास अब चूँकि a की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुटिंग a इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 है आपके पास a प्लस 2b इक्वल्स टू -7। सो -4 प्लस 2b इक्वल्स टू -7, 2b इक्वल्स टू -7 प्लस 4, 4 इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जब जाएगा तो जाके अपने साइन चेंज कर लेगा। सो 2b इक्वल्स टू -3, -3 प्लस 4 इक्वल्स टू -7 प्लस 4 इक्वल्स टू -3, देन b वुड बी इक्वल्स टू -3/2। 2 यहाँ पर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह हम b की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। सो लास्ट में अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन रह गई है, लास्ट में हमारे पास रह गई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। तो आते हैं इक्वेशन नंबर 4 के ऊपर। इक्वेशन नंबर 4 आपके पास दी हुई है 4d - 6
यूजिंग इक्वेशन 4d minus 6 equals to 2d, 4d equals to 2d plus 6, then 4d minus 2d equals to आपके पास 6 हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है। आप अगर इसको डायरेक्ट भी करना चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस तरह एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं। इसमें आपके पास क्या है कि ये जो दो स्टेप्स हैं, आप यहाँ पर ये दो स्टेप्स ऐसे भी कर सकते हैं। 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d। आप यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट 4d माइनस 2d इक्वल्स टू 6। आप ये डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये करेक्ट है। तो यहाँ पे 2d इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू 6/2। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। देन d इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 2, 2 3 6। तो ये आपके पास, हम इस तरह क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और d की वैल्यू हमारे पास इस तरह इक्वल्स टू 3 आ जाएगी। सो हमने क्या किया कि a की वैल्यू -4, b की वैल्यू इक्वल्स टू आपके पास है यहाँ पर -3/2, c की वैल्यू आपके पास है 4, देन d की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 3। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमने ख़त्म कर ली है और इसके साथ ही लेक्चर नंबर 1 भी मैं वाइंड अप करता हूँ। इससे मज़ीद लेंथ इसको नहीं लेके जाऊँगा। जितना आपको डिटेल में समझाना ज़रूरी था वो मैंने आपको समझा दिया हुआ है। सो दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो फिलहाल अल्लाह हाफिज़।